अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 10, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो ओवरऑल हम अपने इस यूनिट में डिस्कस करेंगे जो 10 यूनिट है उसको, के लीडरशिप मैनेजमेंट का जो 10 यूनिट है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सबको हम क्लियर करेंगे और सबको एक अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ओवरऑल हमें लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में हमें समझना होता है कि किस तरीके से लीडरशिप मैनेजमेंट करते हैं, और उसके अलावा ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से 10 यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूनिट में। तो सबसे पहले आफ्टर द प्रिपरेशन द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हम डिफाइन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन सी है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके अलावा डिस्कस स्टाफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है स्टाफ मैनेजमेंट की, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द रिकमेंडेड प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करेंगे। उसके अलावा डिस्क्राइब स्टाफ एंड शेड्यूलिंग्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और डिस्कस द स्टाफ रिटेंशंस एंड स्टाफ डेवलपमेंट के स्टाफ को किस तरीके से रिटेन करते हैं और डेवलप करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस के जो भी डेलीगेशंस है उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल हम सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। और उसके अलावा हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के किस तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस आर recruiting, selections, training, developing, motivating, and management employer to achieve organized गोल। ओके, जो भी है ना जो रिक्रूशनल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, डेवलप द मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू चेंज, जो भी वहाँ की डेवलपमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट मोटिवेटिंग्स जो भी है ना उसको के ना मैनेज किस तरीके से करते हैं, एक ऑर्गेनाइज गोल बनाते हैं, उस गोल को पूरा करने में अचीव करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ उस गोल को अचीव करता है। जो भी ट्रेनर है, लीडर है, वो क्या करता है, वो गोल बनाता है, मैनेजमेंट पूरा एम्प्लॉय करती है, और उसके बाद एक अचीव होता है गोल्स। तो ये आ जाता है ये जो मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो भी ह्यूमन की रिसोर्सेज होती हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें आता है क्रिएटिंग्स क्वालिफाइड स्टाफ हो, उसके अलावा इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर एंड इंक्रीज स्टाफ सेटिस्फिकेशंस के स्टाफ की जो सेटिस्फिकेशन है वो भी इंक्रीज हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जो भी हमारे यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग्स एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज के फंक्शन में प्लानिंग आ जाती है, और उसके अलावा रिक्रूटमेंटेड आ जाता है, सिलेक्शन आ जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाती है, परफॉर्मेंस अप्रोसल्स आ जाता है, परफॉर्मेंस कंपटीशन जो
कॉम्पनसेशंस एंड बेनिफिट्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयर रिटेंशंस आ जाती है, स्टाफ रिटेंशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है, कि इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके अलावा स्टाफ मैनेजमेंट एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं स्टाफ को मैनेज करने की। तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हम स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, टीम वर्क से स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, मोटिवेट एंड रिवर्ड्स से हम क्या करते हैं स्टाफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन से हम क्या करते हैं स्टाफ को मैनेज करते हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन से हम स्टाफ को मैनेज करते हैं, लीडरशिप एंड सुपरविजन्स जो भी होती है उससे हम क्या करते हैं स्टाफ को मैनेज करते हैं, और वर्किंग इन्वायरमेंट से भी हम क्या करते हैं अपने जो भी स्टाफ्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। तो ये सारे जो स्टाफ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरीके से हम स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, रिवॉर्ड दे के, टीम वर्क करके, उसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, परफॉर्मेंस इवोलेट करके, या फिर लीडर एंड सुपरविजन की वजह से, या फिर वर्किंग जो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से हम स्टाफ को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज होती है जो स्टाफ को मैनेज करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट्स प्रोसेस, जिसमें आ जाते हैं डिफरेंट स्टेप्स के रिक्रूटमेशन के कौन कौन से प्रोसेस है, तो उसकी बात करते हैं। आइडेंटिफाई स्टाफिंग नीड्स के कौन कौन सी स्टाफ की नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करना, जॉब एनालाइज करना कि है ना हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स हैं उनको एनालाइज करना, उसके अलावा जॉब एनालाइज के बाद जॉब एडजस्टमेंट, adverting advertisement and receiving applications, screenings, interviews, selections and appointment and orientations। इन सारी चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं रिकमेंडेड प्रोसेस को फिल करते हैं, और रिकमेंडेड जो प्रोसेस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टाफिंग नीड को पूरा करते हैं, जॉब एनालाइज करते हैं, और उसके अलावा रिसीविंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज, सिलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट एंड ओरिएंटेशंस, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्रूटमेंट में आ जाती है, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ जाती है। उसके अलावा हेयरिंग्स हेयरिंग प्रोसेस में आ जाता है कि एप्लीकेशंस रिव्यू करना, कि हेयरिंग जो आपकी प्रोसेस है उसमें एप्लीकेशन को रिव्यू करना, और इंटरव्यू, बैकग्राउंड्स वेरिफिकेशंस, मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड जॉब ऑफर्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ज्वाइनिंग एंड ओरिएंटेशन, कि किस दिन ज्वाइन किया, कौन सी ओरिएंटेशन किस दिन हुई, उसके अलावा उस सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशंस, जॉब ऑफर्स, मेडिकल एग्जामिनेशंस, उसके अलावा बैकग्राउंड्स वेरिफिकेशंस एंड इंटरव्यूज, एप्लीकेशन रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें आ जाती है हेयरिंग प्रोसेस में। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में आ जाता है, स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस टू determine the numbers and types of healthcare workers required to provide staff and effective patient care, कि हमारे पास से जो स्टाफिंग है वो प्रोसेस टू डिटरमाइन नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, कि कौन कौन से हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और कितने हैं, वो सारे स्टाफिंग में आ जाते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर, और कितनी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं और किस तरीके से वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस में पेशेंट सेफ्टी है,
वर्कलोड बैलेंस होता है, पेशेंट की सेफ्टी होती है, ठीक है। ज़्यादा स्टाफिंग होती है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि एक अच्छी पेशेंट को केयर मिलती है एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इम्प्रूव्ड होती है, बेटर क्वालिटी ऑफ केयर, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद शेड्यूलिंग में बात करते हैं। डेफिनेशंस इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्टाफ टू वर्क। स्टाफ के किस तरीके से हम जो असाइनिंग कर रहे हैं स्टाफ टू वर्क, स्टाफ के लिए, ठीक है। और उसके अलावा टाइप्स फिक्स शेड्यूल हो, रोटेशंस शेड्यूल हो, फ्लेक्सिबल्स शेड्यूल, स्टाफ से जो भी आपका शेड्यूलिंग है वो, तो ये सारी क्या चीज़ें आ जाती है आपके जो भी शेड्यूलिंग में आ जाती है कि शेड्यूल इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्टाफ वर्क, कि किस टाइम किसको क्या वर्क मिला है, किस टाइम किसकी क्या शिफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनता है। स्टाफ रिटेंशन में आ जाता है। स्टाफ रिटेंशंस मींस मेक कीप स्किल्ड एंड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशंस, के ना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय कितने स्किल्ड हैं। उसके अलावा स्ट्रेटजीज देखते हैं तो उसमें आ जाता है कॉम्पिटेटिव सैलरी एंड रिकॉग्निशंस, career opportunities, positive work environment एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारी आ जाती है आपके स्टाफ रिटेंशन में, कि आप कितना उसको रिटेन कर रहे हो, कितने वो एम्प्लॉय हैं, कितने स्टाफ आपके स्किल्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो देखते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटजीज लाइक अ कॉम्पिटिटिव सैलरी कितनी है सबकी, उसके अलावा रिकॉग्नाइज कितना है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप उनको क्या क्या दे रहे हो, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट कितना है, तो ये आ जाते हैं स्टाफ रिटेनिंग्स में, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें मिलके स्टाफ रिटेनिंग बनाती है, रिटेंशन बनाती है, ठीक है। स्टाफ डेवलपमेंट में आ जाता है स्टाफ डेवलपमेंट इम्प्रूव एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल्स। जो भी स्टाफ है हमें क्या है कि उसको डेवलप करना है, उनकी जो भी स्किल्स हैं या फिर उनकी जो भी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है, तो स्टाफ किस तरीके से नॉलेजेबल हैं वो देखते हैं हम, और कितने वो स्किल्ड हैं, और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ओरिएंटेशंस, जो स्टाफ डेवलपिंग है सबसे पहले ओरिएंटेशंस होती है इन द सर्विस एजुकेशन, जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में उनको एजुकेशन हो, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, वर्कशॉप हो, उसके लिए जो भी वो जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसके बारे में उनको जो भी है ना वर्कशॉप वो करें, सेमिनार करें, कंटिन्यूस एजुकेशन करें एंड मेंटरशिप मेंटरशिप करें उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जो मेंटरशिप के बाद वो क्या क्या और ओवरऑल उसकी इतनी स्टाफ की डेवलपमेंट हो के ओवरऑल उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर सकें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है स्टाफ डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, कि क्या इम्पोर्टेंस है, कि हम क्यों स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल नॉलेज बनाते हैं, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इम्प्रूव क्लिनिकल स्किल्स, जो भी क्लिनिकल स्किल्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, इन्हेंस पेशेंट केयर, और जो जितनी इम्पोर्टेंस है स्टाफ डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि इन्हेंस होता है पेशेंट की केयर, इन्हेंस होती है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन इंक्रीज होती है, और प्रोमोट कैरियर ग्रोथ, कि आपकी जो कैरियर ग्रोथ है वो भी प्रोमोट होती है, इम्प्रूव टीम वर्क, आप जो टीम वर्क कर रहे हो वो भी इम्प्रूव होती है, और इम्प्रूव क्लिनिकल स्किल्स, इन्हेंस पेशेंट केयर, और इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन, ये सारी इम्पोर्टेंस होती है स्टाफ डेवलपिंग की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन में आ जाता है इज द असेनिंग्स
असाइनिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्पेसिफिक टास्क के एक डेलीगेशन में यही होता है कि असाइन किया जाए आपको एक स्पेसिफिक टास्क, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें टू इन अदर qualities of persons whose maintain your accountability। आपके पास क्या है कि आप असाइन करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक टास्क को और किसी इन अदर क्वालिफाई को किसी और पर्सन जो आपकी डिग्री आपकी पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे है, आप अपना उसको काम देते हो। ठीक है, आपका जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी टास्क है, वो आप उसको अगर देते हैं कि मेंटेन करने को, तो आपके पास मेंटेन होती है अकाउंटेबिलिटी के आप अपने डेलीगेशन डेलीगेशन में यही होता है कि असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो भी जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप किसी और को असाइन कर रहे हो, क्योंकि आप अपना काम किसी और को असाइन कर रहे हो जो आपकी सेम पोजीशन पे है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। जो आपकी जो भी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके काम को आपके काम की अकाउंटेबिलिटी देता है और उसको मैंने मेंटेन करके रखता है, तो उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन। राइट टू टास्क के एक सही टास्क हो। ठीक है, राइट उसके अलावा सरकमटेंशन जो भी है वहाँ की वो भी राइट हो। उसके अलावा राइट पर्सन हो, जिसके अकॉर्डिंग आप टास्क कर रहे हो वो भी एक राइट पर्सन हो। उसके अलावा राइट डायरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, एक राइट डायरेक्शन हो और वहाँ कम्युनिकेशन भी एक करेक्ट हो। उसके अलावा राइट सुपरविजन एंड इवोल्यूशंस, राइट टू सुपरविजन जो आपके ऊपर है वो भी एक अच्छा हो और उसके अलावा आपका जो इवोलेट आप जो काम कर रहे हो वो भी अच्छा हो। तो ये सारी चीजें आ जाती है डेलीगेशन में। ठीक है, कि 5 राइट्स होते हैं डेलीगेशन के। राइट टू सरकमटेंशन, राइट टू टास्क, राइट टू पर्सन एंड राइट टू डायरेक्शन, कम्युनिकेशंस, सुपरविजन एंड इवोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस। उसमें सेव होता है टाइम सबसे पहले, क्योंकि आपका अगर कोई काम कोई और कर रहा है तो आपका टाइम बच जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि है ना सेव होता है टाइम, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, रिड्यूस वर्कलोड, डेवलप स्टाफ स्किल्स। जो स्टाफ्स हैं उनकी स्किल्स भी डेवलप्ड होती है, रिड्यूस वर्कलोड होता है, इम्प्रूव इफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा इनहेंस होता है टीम वर्क। ठीक है, और उसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम, जो पेशेंट है उसका आउटकम भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारी क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस, जो भी डेलीगेशन है उसकी इम्पोर्टेंस है आपके ओवरऑल जो भी आपकी स्टाफ की जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी ओवरऑल इम्प्रूव होती है, इफेक्टिवनेस, रिड्यूस वर्कलोड हो जाता है क्योंकि आपकी जगह पे कोई और काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल हम इस यूनिट की समरी डिस्कस करेंगे जिसमें आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में असेंशियल इफेक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट के किस तरीके से हम इफेक्टिवली हेल्थ केयर को मैनेज कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट इंश्योर एंड क्वालिफाइड स्टाफ के किस तरीके से जो भी कौन कौन सी रिकमेंडेशन है उनमें और कितने क्वालिफाइड स्टाफ्स हैं आपके पास, प्रॉपर स्टाफिंग शेड्यूलिंग इम्प्रूव पेशेंट केयर। अगर प्रॉपर स्टाफ शेड्यूलिंग होगी तो आपके पास पेशेंट की केयर अच्छे से आप कर पाओगे। उसके अलावा स्टाफ रिटेंशन में क्या है कि डेवलप इनहेंस ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस, जो भी स्टाफ की परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करता है आपके स्टाफ रिटेंशन में। और डेलीगेशन में सपोर्ट एंड इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट, डेलीगेशन में यही होता है कि आप सपोर्ट करते हो आपके जैसे एक नए स्टाफ की उसके जो काम है आप उसको मेंटेन करके रखते हो। तो इसमें आ जाता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है समरी में
इन इन सारे ऑब्जेक्टिव को हमने एक डिटेल में डिस्कस किया है ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हमने ओवरऑल 10 यूनिट को डिस्कस किया कि किस तरीके से हम स्टाफिंग करते हैं, किस तरीके से हम स्टाफ को मैनेज करते हैं, ओवरऑल क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे कि किस तरीके से स्टाफ रिटेंशन होती है, डेलीगेशंस होती है, किस तरीके से स्टाफिंग डेवलप्ड होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा बीएसएन्स जो 7 सेमेस्टर का जो लीडरशिप मैनेजमेंट का 10 यूनिट कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।